गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कुछ ही समय में आपने अपने भविष्य के साथ साथ दूसरे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे इस चैनल को मैक्सिमम शेयर और सब्सक्राइब किया है, जिससे हमारे स्टेट का प्रत्येक स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन क्लास का फ्री में फायदा उठा सके। तो लेट्स माय प्रीवियस लेक्चर कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ बेटा F इक्वल टू क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कूलॉम्स लॉ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो बेटा, ये हवा निर्वात के लिए है कूलॉम का नियम। अगर मैं इसको माध्यम के लिए निकालूं, माध्यम के लिए, तो Fn बराबर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। राइट बात? अच्छा, अब देखो, ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं। अब बात आती है हमारी डेफिनेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। सॉरी, डेफिनेशन ऑफ कूलॉम चार्ज या 1 कूलॉम चार्ज, 1 कूलॉम चार्ज। राइट, 1 कूलॉम चार्ज के अपन को डेफिनेशन लिखनी है बेटा, ठीक है ना? चार्ज। तो देखो बेटा, कूलॉम का नियम क्या होता है? कूलॉम के नियम से हम क्या निकालते हैं? दो आवेशित कणों पर विद्युत बल का मान। तो विद्युत बल का हमको परिमाण मिल गया। राइट बात? तो इससे अपन डेफिनेशन तो हम जानते हैं, वी नो दैट F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहां ध्यान रखना, R इक्वल टू 1 मीटर। यदि दोनों आवेशित कण हैं, ये दो आवेश हैं बेटा, Q1 और Q2, ये Q1 Q2 दो आवेशित कण हैं। राइट बात? इनके बीच की दूरी क्या है? R है। डिस्टेंस R हो गई। अब देखो बेटा, Q1 इक्वल टू Q2, इनका मान कितना है बेटा? 1 कूलॉम। ठीक है ना? दोनों आवेश समान परिमाण के हैं, तो इनकी वैल्यू को ध्यान रखना। जब भी हम 1 कूलॉम आवेश की डेफिनेशन, किसी भी एक की डेफिनेशन ज्ञात करें, जब भी हमको एक आ रहा हो परिभाषा में, तो ध्यान रखना सारी वैल्यूओं को 1 के बराबर मान लो, तो जिसकी डेफिनेशन पूछ रहा है स्वतः अपने आप आ जाएगी। राइट बात? तो देखो बेटा, इन दोनों मानों को मैं इसमें रखूं, तो देखो क्या आता है? F इक्वल टू, इसका मान तो हम जानते हैं ना, कितना होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 into 10 की पावर 9। मान, इसकी वैल्यू मात्र क्या आता है बेटा? इसका निकल करके बोलो क्या आता है? इसके साथ आता है इसकी वैल्यू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, इसके साथ। ठीक है ना बेटा? तो इसका ये तो आंतरिक वैल्यू इसकी आई 9 into 10 की पावर 9। इसकी वैल्यू रखते हैं बेटा F इक्वल टू 9 into 10 की पावर 9 और कूलॉम स्क्वायर कितना? 1 into 1 अपॉन 1 स्क्वायर। तो ये सब कट गया बेटा। तो F इक्वल टू क्या आता है बताओ? 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन। ठीक है? ध्यान रखना, एक कूलॉम आवेश के बारे में आप कल्पना करके देखो। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि एक कूलॉम आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है। तो देखो बेटा, अच्छा ये किसके लिए होता है बेटा? हवा निर्वात के लिए ये वैल्यू थी। तो जो भी मैंने ये डेफिनेशन निकाली है, जो भी परिभाषा निकाली है बेटा, किसके लिए निकाली है मैंने? ये हवा निर्वात के लिए। ठीक है ना? तो देखो, हवा या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे समान परिमाण के दो आवेश
आवेश परस्पर 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का बल अनुभव करें, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का बल अनुभव करें, तो उन आवेशों का परिमाण 1 कूलाम कहलाएगा। तो प्रत्येक आवेश का परिमाण 1 कूलाम कहलाएगा। राइट बात? तो बेटा ये हमारे 1 कूलाम चार्ज की डेफिनेशन हमारे सामने आ चुकी है। अब देखो बेटा, अब मेन चीज आती है कि अब इसका हम क्या पढ़ें? सदिश रूप में। ये तो हमने अभी तक परिमाण में पढ़ा है, अब अपन सदिश रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। तो ये ध्यान रखना बेटा, सदिश रूप में कूलाम का नियम, सदिश रूप में कूलाम का नियम। ठीक बेटा? अब देखो सदिश रूप में कूलाम का नियम। सदिश रूप में जब भी अपन कोई भी चीज ज्ञात करने जाते हैं ना, तो परिमाण के साथ साथ अपन को दिशा की आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ बेटा किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की। तो देखो अब अपन कूलाम के नियम को जब सदिश रूप में रिप्रेजेंट करने जाएंगे, तो हमको बच्चों यहां निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? निर्देश तंत्र की। निर्देश तंत्र चाहिए हमारे लिए। तो देखो हम निर्देश तंत्र की कल्पना करने जा रहे हैं। ये एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र मैंने दर्शाया गया है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और बच्चों जेड अक्ष। ये ओरिजिन है बेटा, मूल बिंदु। तीनों के निर्देशांक 0,0 होते हैं इस समय इस जगह पे। अब देखो कूलाम का नियम कितने आवेशों पर लगता है बेटा? 2 आवेशों पर। 2 आवेशें होना जरूरी हैं। तो जैसे मैंने अभी बताए थे ये 2 आवेश Q1 और Q2, ये 2 आवेश। अब इन दोनों आवेशों को इस निर्देश तंत्र में रख दो आप, ठीक है ना? तो एक आवेश को तो बेटा मैं ओरिजिन पर रख देता हूं, यहां इस जगह पर रख दिया Q1 चार्ज, ये ओरिजिन पर रख दिया। एक आवेश को मैंने ये यहां रख दिया, ये Q2। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है r वेक्टर। कितनी है बेटा? r वेक्टर है, ठीक है ना? अब देखो इस बल की दिशा, जब दोनों आवेशों पर जो विद्युत बल लगेगा ना, तो उस बल की दिशा किधर होगी? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ठीक है ना? ये Q2 का स्थिति सदिश क्या है ना? r वेक्टर। और स्थिति सदिश हमेशा हमेशा मूल बिंदु से लिया जाता है। स्थिति सदिश कहां से लिया जाता है? मूल बिंदु से लिया जाता है। तो यहां से स्थिति सदिश ले लिया, ठीक है ना? ये स्थिति सदिश दर्शा रहा है किधर है बेटा? इसकी दिशा यहां से इधर होगी, ये ले लिया मैंने r। राइट बात? इसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा? Q2 से हम Q1 की तरफ जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? ये z अक्ष तो आपका ऐसे है, ये 3D में ऐसे दर्शाते हैं, तो तीनों अक्ष ऐसे होते हैं परस्पर एक दूसरे के लंबवत। x अक्ष, ये y अक्ष और ये बेटा z अक्ष, तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये ध्यान रखना, 90 डिग्री का, ठीक है ना? ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। तो देखो यहां पर आपका ये z अक्ष इसके परपेंडिकुलर लंबवत है, ठीक है ना? Q2 से Q1 की तरफ जाएंगे तो उस विद्युत बल की दिशा इधर होगी, ऐसे इसके विपरीत होगी, अर्थात किधर होगी बेटा? इधर r कैप है तो इधर क्या होगी? माइनस r कैप की तरफ होगी, माइनस r कैप। ये ध्यान रखना, माइनस r कैप। ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपकी, ठीक है बच्चों? अब देखो इनको हम इन पर कूलाम का नियम निकालें तो आराम से निकाल सकते हैं। 2 आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है? हमेशा कूलाम बल कह सकते हैं, विद्युत बल कह सकते हो उसको आप, ठीक है ना? तो इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर विद्युत बल निकालें तो आवेश Q1 के कारण Q2 पर विद्युत बल बेटा क्या बोलेंगे इसको? लगने वाले विद्युत बल को। कौन से आवेश के द्वारा? Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला विद्युत बल, इसको बोला जाता है F2 बल। इसको बोलने का तरीका क्या है? ध्यान रखना, पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला विद्युत बल।
राइट। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है तो क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे? 2 के द्वारा 1 पर लगने वाला फोर्स, ठीक है ना। ये हो गया विद्युत बल का मान। इसकी गणना हम किसमें कर रहे हैं बेटा? कुछ ना कहा जाए, कुछ नहीं कहा जाए तो हम मानेंगे हवा या निर्वात। क्या मानेंगे बेटा? हवा या निर्वात मानते हैं। तो हवा निर्वात के लिए क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। राइट बात? अच्छा सर, आपने ये जो फोर्स को दर्शाया है ये तो केवल और केवल परिमाण में दर्शाया है, हम तो इसका सदिश रूप ज्ञात करने जा रहे हैं। तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? इसकी डायरेक्शन देखो, किधर से किधर को बेटा? पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर। तो पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर इधर इस साइड में होगी। इस साइड की डायरेक्शन बोलो बेटा क्या होगी? आर। ये आर है इस साइड। राइट बात? स्थिति सदिश हमेशा कहां से लिया जाता है? मूल बिंदु से। तो देखो इसका स्थिति किधर होगा? तो पॉजिटिव आर है। अच्छा ध्यान रखना एक बात और, डायरेक्शन हमेशा एकांक सदिश के रूप में दर्शाते हैं। किसके रूप में दर्शाते हैं बेटा? एकांक सदिश के रूप में। कैसे सर? जैसे आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लास 11th में, क्या पढ़ाया था? ए कैप बराबर होता है बच्चों ए वेक्टर अपॉन ए बराबर सदिश राशि अपॉन उसका परिमाण, ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है ना। और सदिश के रूप में दर्शाना हो अपन को सदिश राशि के रूप में, तो सदिश राशि इक्वल टू क्या आ गया बेटा? परिमाण इनटू उसका एकांक सदिश, परिमाण इनटू उसका एकांक सदिश। राइट बात? तो देखो अब अपन को किसको दर्शाना है? बल कैसी राशि है? सदिश राशि। तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे अपन? वेक्टर लगा देंगे। वेक्टर के बाद सदिश राशि दर्शा दी, वेक्टर लगा दिया, ठीक है ना। अब उसका परिमाण लिखना है, जिस अच्छा किसका? सदिश राशि का। तो इसका परिमाण यही तो हुआ यहां पर। अब उसको किसके रूप में दर्शाना है बेटा? कैप के रूप में। तो कैप के रूप में दर्शाकर कौन दर्शा रहा है यहां? स्थिति सदिश आर। तो आर की स्थिति सदिश किधर है? मूल बिंदु से इस साइड में। तो ये दर्शा दी थी हमने आर के। राइट बात? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक आपको, ठीक है ना। परिमाण, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो दूसरी बात लिखते हैं, आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल, विद्युत बल क्या लिखेंगे बेटा बताओ? F12 पहले परिमाण लिखो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन बोलो R स्क्वायर। ये हो गया R स्क्वायर। और बोलो क्या बोलेंगे बेटा? अच्छा इसका मतलब क्या है? 2 के द्वारा 1 पर लगने वाला विद्युत बल, डायरेक्शन बोलना 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ किधर होगी? स्थिति सदिश की डायरेक्शन किधर ली थी? इस डायरेक्शन में। स्थिति सदिश राशि होती है। अगर हम ध्यान रखना बच्चों, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो इस डायरेक्शन को मुझे कैसे लेनी पड़ेगी? नेगेटिव। राइट बात? अगर बच्चों मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो नीचे की डायरेक्शन मुझे कैसे लेनी पड़ेगी? नेगेटिव। बात समझ में आई? इस डायरेक्शन को मैं अगर पॉजिटिव ले रहा हूं, कैसे ले रहा हूं बेटा? पॉजिटिव ले रहा हूं, तो नीचे की डायरेक्शन मुझे क्या लेनी पड़ेगी? इसकी अपोजिट में क्या लेनी पड़ेगी? नेगेटिव लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी बताओ? नेगेटिव। राइट बात? अब मैं नेगेटिव ले लेता हूं, तो इसका 2 से 1 की तरफ इस डायरेक्शन में, तो वेक्टर फॉर्म में दर्शाना है। और क्या आ जाएगा यहां? माइनस आर, ठीक है ना। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, F12 वेक्टर बराबर माइनस को आगे लिया है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और समीकरण नंबर हो गया बेटा 2। अब वो दोनों इक्वेशनों से आप कंपेयर कर लें तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अब दोनों की अपन तुलना करते हैं दोनों इक्वेशनों से। देखो तो बेटा क्या आ गया? F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर। देखो
इसका मान इसमें रख दो ना, देखो f 21 है, इसकी वैल्यू को चाहे मैं उसमें रख दूं चाहे उसकी वैल्यू को इसमें रख दूं, तो ये सूत्र आ जाता है। ये तो आपको कुछ देखा भरा सा लग रहा है, याद करो पुरानी बातों को, याद करो। हाँ, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति के तीसरे नियम में हमने ये पढ़ा था, जिसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी। वही सेम टू सेम कोई बात यहां पे लग रही है। देखो बेटा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? अगर मैं, देखो बोर्ड पर हाथ से देखना, मेरे हैंड को देखो, अगर मैं इससे इस पर क्रिया कर रहा हूं, मान लो, तो बोर्ड उतनी ही क्या कर रहा होगा मेरे हाथ पर? प्रतिक्रिया। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। ये क्रिया ऐसे हो रही है, प्रतिक्रिया बोर्ड ऐसे कर रहा है। बात समझ में आती है ना? अच्छा, दोनों का परिमाण मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों अलग अलग बॉडियों पर, अलग अलग वस्तुओं पर लगती हैं, हाथ, हैंड और बोर्ड, राइट बोर्ड, राइट बात। ऐसे ही सेम यहां पर फॉलो हो रहा है। देखो, ये दोनों फोर्स अलग अलग चार्जों पर लग रही, वही बात आ रही है, सेम प्रूफ होगी। अलग अलग चार्ज, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। दोनों का मैग्नीट्यूड, परिमाण दोनों का सेम है। देखो, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, अर्थात न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है, बात समझ में आनी चाहिए। गति का समीकरण में लिख देना, नियम, समीकरण अलग होते हैं, नियम अलग होते हैं। बात समझ में आई? जल्दी नोट करो आप। ओके, अब देखिए बेटा, कूलाम का नियम पढ़ा दिया हमने, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ा दिया आपको। अब देखो, कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है, ये भी आप ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं हमारे बुक में, ध्यान रखिएगा। तो देखो, मैं सबसे पहले मैं आपको समानताएं पढ़ाता हूं। समानताएं किसमें बेटा? कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण में। तो एक तो लिख दिया मैंने कूलाम बल, और एक लिख दिया गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना? फिर असमानताएं पढ़ेंगे पर। तो देखो बेटा, कूलाम बल में सबसे पहले समानताएं देखो। पहले तो इनका फॉर्मूला लिख लें पर। तो फॉर्मूला क्या है बेटा? नंबर ए, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसका बेटा गुरुत्वाकर्षण फोर्स Fg लिख दो, इसे F लिख दो। इसे विद्युत बल भी कहते हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो बेटा इसका फॉर्मूला आता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, इसमें हम समानताएं लिखने जा रहे हैं, इससे लिखेंगे अपन नंबर 1 समानता। बेटा इसमें भी आर स्क्वायर आ रहा है बटे में, और इसमें भी आर स्क्वायर आ रहा है, और जिसके बटे में आर स्क्वायर आए ना, वो नियम व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है। तो यह भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो करता है, नियम का पालन करता है, और यह भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। दोनों की एक समानता होगी, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा क्या है बेटा?
ये भी संरक्षी बल है। कौन सा बल है ये? संरक्षी बल। संरक्षी बल किसे कहते हैं? वैसे 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था, फिर भी समझ लो आप। ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे। किस पर निर्भर ना करे? पथ पर निर्भर ना करे, संरक्षी बल कहलाता है। जैसे सर देखो समझो, और ये भी कैसा बल है बेटा हमारा? संरक्षी बल। ठीक, संरक्षी कैसे? ये मार्कर है, इसका मास है, इसको मैं गिराऊंगा 100% जब मैं गिराऊंगा तो कहां जाएगा? ये नीचे ही जाएगा। चाहे मैं ऐसे इस प्रकार से इसको फेंक लूं तो भी ये नीचे जाएगा, इसको मैं ऊपर फेंकूं तब भी ये नीचे जाएगा। तो इस मार्कर के द्वारा, इस मार्कर पर पृथ्वी के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। बात समझ आई ना? अब देखो ये दो चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। चाहे अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव या यूं लिया हो आप तो भी आकर्षित करेगा, इधर से लाओ आप तो भी ये आकर्षित करेगा, इधर से लाओ आप तो भी आकर्षित करेगा। तो ये पथ पर निर्भर नहीं करता और ऐसे बल कहलाते हैं बेटा संरक्षी बल। कौन से बल कहलाते हैं बेटा? संरक्षी बल। नंबर तीसरी बात, ये केंद्रीय बल भी होते हैं। केंद्रीय बल, और ये भी एक केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल ध्यान से समझना, केंद्रीय बल क्यों है? ये बल है ना, जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण जब वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उनको ये बल बैलेंस करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया केंद्रीय बल। नंबर 4, इन बलों की जो परास होती है ना 10 की पावर -15 मीटर से अनंत तक होती है। इन बलों की परास कहां से कहां तक होती है? 10 की पावर -15 मीटर से अनंत तक। और इसकी भी परास कहां से कहां तक? 10 की पावर -15 मीटर से अनंत तक होती है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? अच्छा, इससे कम क्यों नहीं होती? इससे कम क्यों नहीं होती? क्योंकि इससे कम पर बेटा नाभिकीय बल कार्य करते हैं। कौन से बल कार्य करते हैं? नाभिकीय बल। तो इनकी जो परास होती है वो कहां से कहां तक होती है? 10 की पावर -15 मीटर से अनंत तक। राइट बात। अब बात आती है हमारी असमानताओं पर। इनमें दोनों में अंतर क्या है ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात। तो अंतर की बात करें बच्चों, देखो असमानता सीधी सी बात है। एक तो आप ध्यान रखना कूलाम बल है ना, कूलाम बल दोनों नेचरों का होता है। ये बल आकर्षणीय प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण नेचर का भी हो सकता है। ये ध्यान रखना, इनके दोनों नेचर होते हैं, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी। कैसे? अगर समान आवेश आगे, समान आवेश हो सकते हैं तो क्या करेंगे दोनों बताओ? रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण होगा। और विपरीत प्रकृति के आवेश आगे तो आकर्षण करेंगे। तो दोनों प्रकृति कैसी होती है? दोनों की कैसी हो सकती है? आकर्षण भी हो सकती है, प्रतिकर्षण भी हो सकती है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का नेचर हमेशा हमेशा कैसा होगा बच्चों? आकर्षणीय नेचर होगा, 100% आकर्षणीय होगा। कैसे? किसी भी पिंड को गिरा लो हमेशा वो नीचे जाएगा। ठीक है ना? पहली बात। दूसरी बात, इसका जो मैंने लिखा था ना ε0, ये क्या है? हवा निर्वात की विद्युतशीलता, हवा निर्वात की विद्युतशीलता। और माध्यम के लिए लिखते हैं ना इस फोर्स को, तो माध्यम के लिए क्या आता है पता है? F = 1/4 पाई ε0 εr q1 q2/r²। बता चुका मुझे। तो ये बल तो माध्यम पर डिपेंड करता है, माध्यम पर निर्भर करता है और ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ये नहीं करता। राइट बात। नंबर 3, ये जो बल है ना, कौन सा? कूलाम बल, गुरुत्वाकर्षण बल से काफी प्रबल होता है, काफी प्रबल होता है। इसको मैं अभी समझाऊंगा आपको। ये काफी प्रबल होता है, लगभग ये माना गया है 10 की पावर 39 गुना अधिक होता है। कौन से बल से बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल से। मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, प्रूफ भी कर दूंगा इस चीज को। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपको देखो, आकर्षण ये आपको क्या हो गए? दोनों में सेपरेट अंतर मालूम होंगे। और ये आवश्यक कणों के लिए लगता है और ये हमेशा द्रव्यमान पिंडों पर लगता है। आवश्यक कणों पर भी लग सकता है
सकता है, जब कोई आवश्यक कण है उसको गिराएंगे तो भी वो कहां जाएगा, खाली एक आवश्यक कण है उसको भी गिराएंगे तो भी वो नीचे जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो इन तीन चीजों को ध्यान रखना, आकर्षण प्रतिकर्षण, ठीक है ना। इसका नेचर कैसा होता है, केवल आकर्षण होता है, ये माध्यम पर निर्भर करता है, ये माध्यम पर डिपेंड नहीं करता, ये प्रबल होता है और ये प्रबल नहीं होता, ये दुर्बल आकृति का होता है। कैसा होता है बेटा, ये दुर्बल प्रवृत्ति का होता है। राइट, ये नोट कर लेना फटाफट। अब देखो बेटा, एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की दूरी को दुगनी कर दी जाए। दूरी क्या कर दी जाएगा, दुगनी कर दी जाए तो नए बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखिए बेटा, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की दूरी दुगनी कर दी जाए तो नए बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दो आवेशों के मध्य। अब देखो ये दोनों आवेश बेटा कैसे भी नेचर के हो सकते हैं, यहां पे ये क्लियर नहीं किया है क्या, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दो आवेश। तो हम मान लेते हैं ऐसी कंडीशन में कि दोनों आवेश पॉजिटिव हैं, ये दो चार्ज लेते हैं, ये Q1 और ये Q2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा, R है। अच्छा, विद्युत बल केवल और केवल परिमाण को शो करता है, ठीक है ना। तो विद्युत बल का परिमाण केस फर्स्ट डाल लें, केस फर्स्ट, ठीक है ना। अगर दूरी R है, ठीक है ना, माना प्रारंभिक दूरी कितनी है इसकी, R ली गई है, ठीक है ना। तो देखो लगने वाला विद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब मैंने इनके मध्य में माध्यम भर दिया, क्या भर दिया बेटा, माध्यम। तो क्या हो गया, Fm बराबर 1/4 पाई F। अच्छा, अब क्या कह रहा है, अब इनकी मध्य की दूरी क्या कर दी जाए, मैंने दुगनी कर दी, दूरी को दुगना कर दिया। दूरी को दुगना करने पर बेटा, दूरी जब मैं दुगनी कर रहा हूं ना दूरी को, तो सीधी सी बात है, ये हम कल भी पढ़ा चुके थे आपको कि देखो दूरी को कम करेंगे तो बल का मान बढ़ेगा, और दूरी को अगर मैं बढ़ाता हूं तो बेटा फोर्स का मान क्या होगा, कम होगा। दोनों कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन रखते हैं, देख लो आप। यहां पे मैं लिख भी सकता हूं F समानुपाती 1/R स्क्वायर। राइट बात, दूरी घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा और दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। दूरी को दोगुना करने पर, अब दूरी को मैंने जब दोगुना कर दिया, अब देखो बेटा दूरी दोगुना कर रहा हूं तो क्या हो गया, केस सेकंड ले गए, केस सेकंड। तो क्या हो गया, F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया बेटा, R स्क्वायर। अच्छा मैंने दूरी क्या कर दी, दोगुना, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर। अब देखिए तो ये क्या हो गया, इसको सॉल्व करो बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया बेटा 4R स्क्वायर। बात समझ में आती है ना। अब देखो इसको समीकरण जो मैंने 1 डाला है ना, उससे इसमें वैल्यू रख दो। देखो ये समीकरण 1 जैसी वैल्यू है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो बेटा F डैश बराबर क्या हो गया बेटा, F अपॉन 4, ठीक है ना। तो ये पहले बल का चौथाई रह गया, ये बल जो नया बल है ना, ये नया बल है, ये प्रारंभिक बल है, तो प्रारंभिक बल का कितना रह जाता है, चौथाई रह जाता है। तो इसका आंसर आया, दूरी को दुगना कर दिया तो बल रह गया मेरा कितना बेटा, चौथाई। ये ध्यान रखना, ये काफी बार ऐसा एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जल्दी नोट करें आप लोग।
तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो इसके मध्य विद्युत बल की गणना करो और गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करो। तो बेटा सबसे पहले देखो, क्वेश्चन करने से पहले ध्यान रखा करो क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले बेटा मैं लिखता हूं दिया है, बेटा क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है। देखो ये दो आवेशित कण हैं, एक तो बेटा इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। इनके बीच की जो डिस्टेंस है r = 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो r = 0.53 इनटू एंगस्ट्रॉम का मान 1 एंगस्ट्रॉम बराबर बेटा 10⁻⁻10 मीटर, राइट। तो 10⁻⁻10 मीटर ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है, इनके मध्य लगने वाले विद्युत बल की। तो बेटा विद्युत बल आवेशित कणों के लिए लगता है और परिमाण लिया जाता है F बराबर K Q1 Q2/r²। तो F बराबर K की वैल्यू या तो 1 यूं भी रख सकते हो, K = 1/4 पाई ε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर²/कूलम²। ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो K की वैल्यू 9 × 10⁹ किस पर, इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो एक तो E लिख दूं और एक P लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन का आवेश सेम होते हैं ना दोनों का, 19 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन r²। तो 0.53 × 10⁻10 और 0.53 × 10⁻10। तो F क्या होगा बेटा, इनको जब हम सॉल्व करके लाते हैं तो ये आता है लगभग 8.2 × 10⁻8 न्यूटन, राइट बात। तो देखो बेटा इन दोनों का नेचर कैसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव, और प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव। दोनों का नेचर कैसा है, नेगेटिव, है ना। देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। तो ये कैसी प्रकृति का होगा, आकर्षणीय प्रकृति का होगा, आकर्षण बल लगेगा, राइट बात। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा, अभी मैं जो पढ़ा रहा था ना वही चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करो। तो देखो बेटा कैसे करूंगा मैं गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, F इसका सेकंड पार्ट दिख रहा है ना सभी को बोर्ड पे, Fe/Fg। तो Fe का मान बोलो K Q1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपॉन r² बटे, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, G Me MP अपॉन क्या हो गया बेटा, r², राइट। देखो तुलना कर रहे, कंपेयर कर रहे, r² से r² गया, तो Fe/Fg। तो K की वैल्यू रख लो बेटा 9 × 10⁻9, प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 और 1.6 × 10⁻19। Me अच्छा G का मान 6.67 × 10⁻11, ठीक है बेटा। यह पढ़ चुकी हो। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक होता है जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27, राइट बात बच्चों। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो Fe/Fg इक्वल टू लगभग इसका एप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है बेटा, इसकी आती है 2.3 × 10⁻39। तो देखो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था वो चीज भी सिद्ध हो गई, या Fe बेटा इस पावर को ले लें अपन 10⁻39 Fg। तो Fe इज ग्रेटर देन Fg। बेटा बताओ आज ये प्रूफ हो गया कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बड़ा होता है, और कितना बड़ा होता है, 10⁻39 गुना। देखो वही चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, अंतर भी बता दिया था दोनों में। तो ये मैंने यहाँ पे प्रूफ करके बता दिया न्यूमेरिकल की सहायता से। तो बेटा जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो फिजिक्स की ताकत होती है, जान होती है, ये ध्यान रखना, जल्दी नोट कर लें आप।